फिल्म अफ़गानिस्तान की सीमा का नज़ारा दिखाना शुरू करती है। वहाँ अमेरिकी सेना भी है जो एक ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रही है जो वेपन्स डिज़ाइनर था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। कुछ ही देर में देखा जाता है कि टोनी वहाँ पहुँच जाता है। वो सेना को एक मिसाइल दिखाता है। उसका दावा है कि ये हमारे द्वारा बनाई गई है। ये अकेली मिसाइल पूरे देश को तबाह करने के लिए काफ़ी है। फिर वहाँ इसका परीक्षण किया जाता है। दरअसल टोनी सैन्य अधिकारियों के साथ एक सौदा करने के लिए यहाँ आया था और इस डील के कारण वो बहुत अमीर बन सकता है। इसी बीच कोई टोनी की कार चुराने की कोशिश करता है। वहाँ सभी सैन्य अधिकारी टोनी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ आतंकवादी आते हैं जो मिलिट्री ऑफिसर्स को मार देते हैं। टोनी खुद को बचाने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है। उसके पास ही उसका कंपनी का एक बॉम्ब आकर गिरता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, बॉम्ब फट जाता है और टोनी घायल हो जाता है। अब एक दिन पहले का समय दिखाया गया है जब टोनी को सर्वश्रेष्ठ हथियार निर्माता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दरअसल जिस कंपनी को वो चला रहा था उसे टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर स्थापित किया था, लेकिन टोनी को जिस जगह पर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था वहाँ टोनी मौजूद नहीं था, जिस पर उसका पुरस्कार कोई और लेकर जाता है। दरअसल वो एक क्लब में होता है जहाँ वो आदमी आता है जिसने टोनी के बिहाफ में पुरस्कार प्राप्त किया था। वो टोनी को उसका पुरस्कार सौंपता है। टोनी कहता है, मैं इसे कहाँ रखूँगा, मेरे घर में और पुरस्कार रखने की जगह नहीं है। टोनी वो पुरस्कार वहाँ मौजूद लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ टोनी से एक प्रेस रिपोर्टर पूछता है, क्या आप संतुष्ट हैं कि आप नए हथियार बना रहे हैं और वे घातक हथियार हैं जो न केवल व्यक्ति के जीवन को बल्कि पूरे देश को नष्ट कर सकते हैं। टोनी कहता है, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर हम हथियार नहीं बनाएंगे तो विरोधी हमें मार डालेंगे। बाद में वे एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं। फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफ़गानिस्तान में कल एक मीटिंग है और टोनी अपने निजी हवाई जहाज़ के माध्यम से अफ़गानिस्तान पर उतरता है। अब दृश्य वर्तमान समय में बदल जाता है। घायल होने के कारण टोनी एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। वो हैरान रह जाता है। होश में आकर वो सोचता है कि वो कहाँ है, बैटरियाँ मेरे साथ क्यों जुड़ी हुई हैं। होश में आते ही उसने पास खड़े होकर एक आदमी से पूछा, मुझे क्या हो रहा है। वो आदमी बताता है, विस्फोट होने पर कई बम के धातु तुम्हारे शरीर में घुस गए। ये टुकड़े बहुत छोटे थे, इसलिए मैं इन्हें बाहर नहीं निकाल सका। उन टुकड़ों को तुम्हारे दिल तक पहुंचने से रोकने का केवल एक ही उपाय था, इसलिए हम विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता लगता है कि आतंकवादी समूह ने टोनी का अपहरण कर लिया है। तभी उस आतंकवादी समूह का नेता आ जाता है। वो कहता है, टोनी क्या तुम्हें कोई जानकारी है, मैं तुम्हारे अपहरण के बाद तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। मुझे तुम्हारे बनाए हुए मिसाइल्स पसंद आए। जैसा कि तुम जानते हो कि अमेरिकी सेना ने हमारे देश की सीमा पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए भी वैसे ही मिसाइल्स बनाओ और जैसे ही तुम उन पर हमला करने के बाद मुझे वो मिसाइल सौंपोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। टोनी कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। टोनी के पास खड़ा एक आदमी कहता है, ऐसा मत करो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ना तो सेना और ना ही तुम्हारे साथी तुम्हें ढूंढ सकते हैं। दरअसल वो भी टोनी की ही तरह एक वेपन साइंटिस्ट था और वो भी आतंकवादियों द्वारा यहाँ लाया गया था। अब वो आदमी और टोनी प्लान बनाना शुरू करते हैं। वे सोचते हैं कि इस सिचुएशन से वे कैसे बच सकते हैं, जबकि बच निकलना अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन वे संघर्ष करते रहे। वो साइंटिस्ट टोनी से कहता है, मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। टोनी बताता है कि एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट के अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। फिर वे सोचते हैं कि वे एक बुलेट प्रूफ आर्मर बनाएंगे, इसलिए यदि हम बाहर जाते हैं
और आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा और हम तुरंत ही यहाँ से भाग जाएंगे। वो आदमी टोनी से कहता है, आपके शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेट को मेरे द्वारा आपके शरीर से जुड़े बैटरी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसे खोजना होगा ताकि हम इसे और प्रभावशाली बनाकर यहाँ से बच निकलें। लेकिन उस आर्मर के लिए उन्हें एक हाई पावर बैटरी की ज़रूरत थी जिसे वो आर्मर काम कर सकता था। उधर आतंकवादियों का लीडर अभी भी यही सोच रहा था कि टोनी उनके लिए मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए आतंकवादियों ने मिसाइल बनाने की सामग्री उपलब्ध कराना जारी रखा। उस आर्मर के तैयार होते ही उसके बनने की खबर भी आतंकवादियों तक पहुंच जाती है। उन आतंकवादियों ने उस साइंटिस्ट को घायल कर दिया जो इस आर्मर को बनाने में टोनी की सहायता कर रहा था। उस आर्मर को पहनकर टोनी उसे ठीक से एक्टिवेट करता है और वो वहाँ मौजूद सभी आतंकवादियों को मारना शुरू कर देता है और फिर उस गुफा से भाग जाता है। बाहर आकर वो सभी वेपन्स को नष्ट कर देता है और फिर आर्मर के रॉकेट लॉन्चर की मदद से उड़कर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन तभी उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी, जिसे मूवी में आर्क रिएक्टर कहा गया है, उसकी बैटरी ख़त्म होने की वजह से वो एक रेगिस्तान में गिर जाता है, जहाँ फिर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है। टोनी की टीम उसे उसके घर ले जाती है। यहाँ पर टोनी के पिता के दोस्त भी हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर इस कंपनी का निर्माण किया था। टोनी कहता है, मैं लाइव स्ट्रीम पर रहना चाहता हूँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। अब देखा जा रहा है कि टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहा है। वो बोलता है कि मुझे अफ़गानियों ने अगवा कर लिया था। उन्होंने एक मांग रखी कि मैं उनके लिए हथियार बनाऊं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मेरे हथियार ही तबाही मचा रहे हैं और वे मेरे बनाए गए हथियार प्राप्त करके युद्ध भी छेड़ना चाहते हैं और मैं ये नहीं चाहता। मैं अपने हथियारों से जुड़ा पूरा उद्योग बंद कर रहा हूँ। यदि मैंने ये बिज़नेस बंद नहीं किया तो युद्ध छिड़ जाएगा। और वो आदमी जो टोनी के पिता का दोस्त था सबसे कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। टोनी हाल ही में खुद को बचाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। वे अभी इमोशनल हैं, वे दुखी हैं, इसलिए बेतुकी बातें कर रहे हैं। इस बिज़नेस को ऐसे ही बंद नहीं किया जाएगा। टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी टोनी का पीछा करता है। वो टोनी से पूछता है, क्या हुआ, तुम अफ़गानिस्तान से कैसे बच निकले और उन्होंने तुम्हारा अपहरण क्यों किया था। तब टोनी उसे पूरी कहानी बताता है। वो ये भी बताता है कि मैंने एक लोहे का आर्मर बनाया था जिसके माध्यम से मैं बच गया। क्या आप उस पर एक नज़र डालना चाहते हैं? वो आदमी कहता है, क्यों नहीं टोनी। टोनी अपनी शर्ट उतारता है और उसे अपने शरीर पर लगे आर्क रिएक्टर को दिखाता है। वो आदमी इसे देखकर कहता है, ये अद्भुत और अविश्वसनीय है। हमें इस पर और अधिक काम करते हुए इसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। हम इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा अमीर बन सकते हैं और बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। असहमत होने पर टोनी अपनी असिस्टेंट के पास जाता है। वो उससे कहता है, मैंने अपने शरीर में लगे आर्क रिएक्टर से भी अच्छा आर्क रिएक्टर बनाया है। इसे उस रिएक्टर से बदलने में तुम मेरी मदद करो। वो असिस्टेंट टोनी से पूछती है, ये क्या काम करता है। टोनी उसे बताता है कि मेरे शरीर पर कुछ धातु के टुकड़े हैं, ये उन्हें रोकता है मेरे दिल तक पहुंचने से। ये मेरे शरीर में अधिक शक्ति भी पैदा करता है। इसके विपरीत आतंकवादियों का समूह को रेगिस्तान में उस लोहे के आर्मर से कुछ टुकड़े मिलते हैं। वे पता लगाते हैं कि वास्तव में ये क्या है और टोनी भी एक नया लोहे का आर्मर बनाने के संघर्ष में लगा रहता है। उस आर्मर में टोनी ने कुछ अधिक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर लगा रखे थे जो उसे उड़ने में मदद करने वाले थे। अब वो अपने अनुसार अपने एआई को उसे और ऊपर उड़ाने का आदेश देता है। जैसे जैसे वो ऊंचे उड़ान भरता है उसका आर्मर ठंड के कारण जमने लगता है और उसका आर्मर का सिस्टम फेलियर होने के कारण वो नीचे गिरने लग जाता है।
जैसे तैसे वो अपने आर्मर सिस्टम को रीस्टार्ट करता है और नीचे गिरने से बच जाता है। वो अब फिर से उड़ान भरने लगता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है, वो अपने आर्मर के टेक्नोलॉजी में सुधार करता है ताकि ऊंची उड़ान भरने के दौरान ये फिर से ना हो। और टोनी की असिस्टेंट ने उसका पुराना आर्क रिएक्टर मेज़ पर रख दिया था और उस पर कुछ लिख रही थी। टोनी इसे देखकर खुश हो जाता है। शाम को टोनी एक पार्टी में जाता है। वहाँ उसकी असिस्टेंट भी है। वे कुछ समय एक साथ बिताते हैं, पार्टी करते हैं और एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। तभी वहाँ पर वही प्रेस रिपोर्टर पहुँचता है जिसने पहले भी टोनी से कुछ सवाल पूछे थे। वे बताता है कि जो मिसाइल आपने अफ़गानिस्तान में दिखाया था, अब ऐसी कई मिसाइलें का निर्माण अफ़गानिस्तान देश द्वारा किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये आपकी निगरानी में हो रहा है या आपने ही ऐसा करने को कहा है। टोनी तुरंत गुस्से में आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये ज़रूर उस आदमी ने किया है जो उनके पिता के मित्र थे और उस बिज़नेस के शेयर होल्डर भी थे। वो सीधे उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या सच में तुमने ही वो मिसाइल वहाँ बेची हैं? वो बताता है, हाँ, मुझे ये करना ही पड़ा। टोनी कहता है, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि मौजूदा आतंकवादी वहाँ बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर रहे हैं और तुम्हें उन आतंकवादियों का समर्थन किया? ये हमारे बिजनेस का मिशन नहीं है। लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है और टोनी घर लौट आता है। वो खुद इस पर काम करने की कोशिश करता है। वो अपने आर्मर को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। उसने अपने आर्मर में हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था जो फायरिंग के साथ साथ छोटे रॉकेट भी दाग सकती थी। टोनी तुरंत वो आर्मर पहनकर अफ़गानिस्तान के लिए उड़ जाता है, जहां वो आतंकवादियों के नेता सहित सभी आतंकवादियों से लड़ता है। टोनी अपने आर्मर की मदद से वहां एक छोटा रॉकेट दाग देता है, जिसके कारण वो जगह नष्ट हो जाती है। उस जगह की वायुसेना को भी पता है कि वहां कोई बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन वे आयरन मैन की खोज नहीं कर पाते। फिर टोनी उस दोस्त को कॉल करता है जो उसका पुरस्कार देने के लिए क्लब में गया था। उसका नाम रोडी है। टोनी रोडी से कहता है, मैं ही हूँ जिसने ये विस्फोट किया है, इस मामले को निपटाओ। रोडी से पूछा जाता है कि इन हमलों में कौन शामिल है। रोडी कहता है कि संभव है कि कई दुश्मनों ने एक साथ ये हमला किया हो। इसका मतलब है वो टोनी को संदेश से दूर करता है। न्यूज़ में विस्फोट की बात को देखकर टोनी के पिता का मित्र आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या ऐसे ही हमला करके कोई गायब हो जाता है? वो तुरंत अफ़गानिस्तान चला जाता है और आतंकवादियों से बातचीत करता है। उन आतंकियों का कहना है, हमें पता चल गया है कि पर्दे के पीछे कौन है, लेकिन हम तब तक चुप रहेंगे जब तक हम पूरी हकीकत सामने नहीं ला देते। ये आयरन मैन है क्योंकि इसके सूट का कुछ टुकड़ा हमें रेगिस्तान में मिला है। उस आदमी से आतंकवादी कहते हैं, अगर तुम हमें पैसे दोगे तो हम आर्मर का डिज़ाइन बता सकते हैं। लेकिन टोनी के पिता का मित्र उन्हें पैसे नहीं देता, यहाँ तक कि वो उन्हें धमकी देते हुए टोनी का पूरा आर्मर वापस ले आता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना आर्मर किसी ने चुरा लिया है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, वहाँ जाकर मुझे उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, क्योंकि ये जानकारी किसी गलत हाथों में नहीं पड़ सकती और वो मेरे नाम का उपयोग करके हर जगह विनाश ला सकते हैं। टोनी की असिस्टेंट टोनी के पिता के मित्र के ऑफिस में जाती है। वो उसके कंप्यूटर से सारी जानकारी हैक कर लेती है। वो ये भी जान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने उन आतंकवादियों द्वारा टोनी को अपहरण कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था टोनी इस कंपनी में थोड़ी सी भी हिस्सेदार हो। ये जानकर वो हैरान हो जाती है। वो वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि वो आदमी वहाँ आता है जिसका कंप्यूटर वो हैक कर रही थी, लेकिन वो उसे बातों में उलझाकर वहाँ से चली जाती है। पर वो आदमी चतुर था, इसलिए उसे पता चल गया कि इस लड़की ने उसका कंप्यूटर हैक कर लिया है। जब
वो जा रही होती है तो एक आदमी उससे मिलता है। वो पूछता है कि क्या आप टोनी के बारे में जानती हैं? क्या आप इंटरव्यू के लिए टोनी के साथ मेरी मीटिंग करवा देंगी? मुझे उनसे कुछ पूछना है। उधर टोनी के पिता का मित्र को भी घबराहट हो रही है, क्योंकि वो जान चुका था कि टोनी सबसे ताकतवर है, और वो ये भी जान चुका था कि मैं ही सबके लिए जिम्मेदार हूँ। उस आदमी ने किसी वैज्ञानिक को टोनी के शरीर में लगे हुए उस आर्क रिएक्टर को बनाने का आदेश दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस रिएक्टर का ऑर्डर उसने दिया था उसका साइज़ बहुत बड़ा था, और इसका पूरा होने में अभी काफ़ी समय था। इसलिए वो गुस्से में टोनी के घर चला जाता है। वो टोनी के शरीर से आर्क रिएक्टर छीन लेता है, जो वास्तव में उसका दिल था, जिससे टोनी की शक्ति बंद हो जाती है। इसके बिना टोनी कमज़ोर महसूस करने लगता है। अब इसके बिना वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहने वाला था। तभी उसे याद आता है कि उसकी असिस्टेंट ने उसके टेबल पर एक पुराना आर्क रिएक्टर रखा था। वो तुरंत अपने आर्मर से अपने शरीर को ढक लेता है। अब टोनी के पिता के मित्र टोनी का आर्क रिएक्टर लेकर चले गया था। उसने लोहे का एक विशाल आर्मर बनाया था, जिसे उसने आयरन मॉन्गर कहा था। वो आदमी उसमें वो आर्क रिएक्टर लगा देता है जो आयरन मैन के शरीर से निकाला गया था। एक्टिवेट होने पर यह बहुत शक्तिशाली था। इतनी देर में असली आयरन मैन भी वहां आ जाता है और इनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। वो लड़ते लड़ते सड़क पर आ जाते हैं। तभी आयरन मैन को याद आता है कि आयरन मॉन्गर अभी तक ठीक से रेडी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऊंची उड़ान भरते समय ये जाम हो जाएगा। वो तुरंत ऊंची उड़ान भरने लगता है, इसलिए आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करता है। जैसे जैसे वे ऊंची उड़ान भरते हैं, आयरन मॉन्गर सूट जमने लगता है। वो टूट टूट कर गिरने लग जाता है। नीचे पहुंचकर ये फिर से चालू हो जाता है। अब उसने आयरन मैन पर हमला करना शुरू कर दिया था। वे उसी प्रयोगशाला में गिरे जहां इस शक्तिशाली आर्क रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा था। ये आर्क रिएक्टर उस आदमी की वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जा रहा था जो टोनी के पिता के पार्टनर था। अब आयरन मैन तुरंत अपने असिस्टेंट से कहता है, इस आर्क रिएक्टर को चालू करो, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। और आयरन मॉन्गर इससे पूरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी नहीं होगी कि रिएक्टर एक्टिवेट होने वाला है। वो लड़की वैसा ही करती है। ये आर्क रिएक्टर कई रेस छोड़ता है जो आयरन मॉन्गर को घेर लेती है और उसकी मौत का कारण बनती है। अगले दिन ये देखा जाता है कि टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और सभी उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हुए पूछ रहे हैं, क्या आप ही आयरन मैन हैं? एक आदमी वहां आकर उससे कहता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये कहना होगा वो मेरा सुरक्षा गार्ड था और उनके बीच निजी विवाद के कारण लड़ाई हो रही थी। आपके पिता के मित्र की भी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। तभी टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जाता है। उसी समय उसका दोस्त उसे फुसफुसाता है, बस बताओ क्या सच है। टोनी सबके सामने बोलता है, मैं ही आयरन मैन हूँ। अब सब जान चुके थे कि असली आयरन मैन टोनी ही है। और आयरन मैन का पहला भाग इसी दृश्य पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।